Today we will read what is Indian secularism. In the previous class, I told you about the secularism, and I think you will be understanding secularism. And today we will compare secularism with Indian secularism. What is the basic difference between them? Okay. And in the previous class, I told you that when we talk about the secular, and the secular means there is a no official religion of the state. And today we are talking about the what is Indian secularism, and in this section we will read about that. The Indian Constitution mandate that the Indian state be secular according to the Constitution. Only a secular state can realize its objective to ensure the following. The first one is that one religious community does not dominate another, that some members do not dominate other members of the same religious community, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. भारतीय जो संविधान होता है ना, अगर भारतीय संविधान में इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में दिया गया है, भारतीय जो राज्य है वो क्या है, सेकुलर है। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, है ना, कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। ओके। और भारतीय संविधान के अनुसार केवल जो सेकुलर स्टेट होता है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक जो धार्मिक समुदाय है वो किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को डोमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसके जो कुछ सदस्य होते हैं वो किसी दूसरे धार्मिक कम्युनिटी के, है ना, या अपने ही कम्युनिटी के, जैसे सपोज करिए मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू हूँ, लेकिन दूसरा अगर कोई हिंदू है और मेरी ही कम्युनिटी से अगर वो बिलोंग करता है तो मैं उसको डोमिनेट नहीं कर सकता सोसाइटी के अंदर। डोमिनेट का मतलब होता है, क्योंकि जैसे हमारी हिंदी कम्युनिटी के अंदर एक अपर सेक्शन होता है, एक लोअर सेक्शन होता है, ठीक है, या अपर कास्ट या लोअर कास्ट भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ लोअर कास्ट जो पीपल्स होते हैं उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है जो गलत है। तो कहने का अर्थ ये है कि सभी को जो है अधिकार प्राप्त है, समान रूप से अधिकार मिला हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो है धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर जो है वो कोई भी एक तरीके से अगर आप कहें तो भेदभाव नहीं कर सकता है। तीसरा जो पॉइंट है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, है ना, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो स्टेट होता है वो कोई एक विशेष प्रकार के धर्म को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर थोप नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, तो उनमें से एक जो विशेष मौलिक अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, उसके अंतर्गत सभी को अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज़ सभी को फॉलो करने का राइट है। The Indian state works in various ways to prevent the above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion. In India, government spaces like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. भारतीय राज्य जो कार्य करता है उसके विभिन्न तरीके होते हैं और वो इस प्रकार के जो डोमिनेशंस जो ऊपर दिए गए हैं उन सबको रोकता है। जैसे पहला है ना, उसके लिए जो स्ट्रेटजी उपयोग की जाती है कि रिलीजन्स के अंदर एक डिस्टेंसिंग होता है, अपना स्वयं का एक डिस्टेंसिंग होता है, और जो इंडियन स्टेट होता है वो किसी एक विशेष धार्मिक समूह के द्वारा, है ना, अगर शासित किया जाता है तो वो किसी एक विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो भारत में जो सरकारें होती हैं उसके लिए अगर हम देखें कुछ स्पेसेस हैं, जैसे कोर्ट्स होता है, पुलिस स्टेशन होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, तो वहाँ पर किसी एक विशेष धर्म को जो है प्रमोट नहीं किया जा सकता, ठीक है।
जैसे हम सरकारी स्कूल्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है किसी एक विशेष धर्म की प्रार्थना नहीं बोली जा सकती है ना, प्रेयर्स, है ना, ये डिफरेंस होता है। क्योंकि सभी धर्मों ने को भी अपने शैक्षिक संगठन बनाने का भी अधिकार है। सरकार जो शैक्षिक संगठनों का निर्माण करती है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनके अंदर किसी एक विशेष धर्म को प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो ये आप स्टोरी पढ़ लेंगे, एक स्टोरी है गवर्नमेंट स्कूल की, और इसको समझने का प्रयास करेंगे तो किस प्रकार की जो है रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो स्टोरी बोर्ड में दिया गया है, द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। अगर किसी सरकारी स्कूल के अंदर कोई भी धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है ना, तो वो क्या है, वो वायलेशन माना जाता है, वो उल्लंघन होता है, सरकार की नीतियों का उल्लंघन है। क्योंकि सरकार का दायित्व होता है सभी धर्म, सभी जाति विशेष के लोगों के बीच में समान रूप से व्यवहार करना। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस। जो सरकारी स्कूल होते हैं वो किसी एक विशेष धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग प्रेयर होता है तो वो धर्म के आधार पर ना हो, या कोई भी धार्मिक उत्सव होता है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन ये जो नियम है, ये जो कानून है, ठीक है, वो प्राइवेट स्कूल्स पर लागू नहीं होता है। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द एबव डोमिनेशन is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiment of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. दूसरा जो तरीका है, जैसे हम भारतीय सेकुलरिज्म या भारतीय धर्मनिरपेक्षता के कार्य की बात करते हैं, तो वो इस प्रकार के डोमिनेशंस को रोकता है और कुछ एक नॉन इंटरफेरेंस का भी जो है स्ट्रैटेजी रहता है, जहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा जाता है और उनकी जो धार्मिक जो परंपराएं होती हैं उसमें सरकार इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय या कोई भी धार्मिक जब समुदाय है तो वहाँ पर वो कोई इंटरफियर ना करे। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी हैं, जैसे यहाँ पर एक कहानी दी गई है परमजीत के बारे में, तो इसको आप पढ़ लेंगे। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। दो मित्र हैं, उन्होंने स्कूटर खरीदे हैं दोनों ने, और वो दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, स्कूटर की सवारी कर रहे हैं। तो उनमें से एक कहता है, हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, है ना, मुझे आशा आपके पास हेलमेट होगा। उन्होंने ये पूछा हेलमेट है, तो यू नो द लॉ इन द दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वियर वन। Why are not you wearing a helmet? Do you want to be fined? तो उसने ये कहा कि आपके पास हेलमेट है तो फिर आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, ठीक है, और आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना है, क्या आप फाइन भरना चाहते हो? डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड। उसने कहा कि चिंता मत करो, मुझे फाइन नहीं भरना होगा। हे परमजीत, वाई वुड नॉट यू बी फाइंड, आपको और फाइन क्यों नहीं लगेगा? उसने ये भी कहा। तो उसने कहा फॉर सिख वियरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। उसने कहा ये जो पगड़ी है मैंने सर पे पहनी है ना, ये हमारे धार्मिक, ठीक है ना, क्या है, हमारे धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट। सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारी कंट्री के अंदर, जहाँ पर जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो कहीं कहीं हमें जो है ना धर्म के, अगर लोगों की जो परंपराएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनमें इंटरफियर करने का राइट भी नहीं होता है। तो ये जो स्टोरी है परमजीत की, ये सिख यूथ है, डज नॉट हैव टू वियर ए हेलमेट। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज द वियरिंग अ पगड़ी टर्बन इज सेंट्रल टू अ सिख्स रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर टू नॉट टू इंटरफियर विद दिस अलाउ एन एक्सेप्शन इन द लॉ। तो जैसे मैंने बताया ये हमारे कानून में क्या है, एक अपवाद है। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट other members, some lower caste within it. In order to prevent this religious-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability in this instance
द स्टेट इज इंटरवीनिंग इन रिलीजन in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes, and that violates the fundamental rights of the lower caste who are citizens of the country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal law of communities. तीसरा जो तरीका है, तीसरे तरीके को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम एक ही रिलीजन की बात कर रहे हैं, हिंदू रिलीजन की, तो हिंदू रिलीजन के अंदर हम किस प्रकार से एक दूसरे वर्ग को डोमिनेट करने से रोक सकते हैं, तो उसका भी एक अपवाद है। जैसे हिंदू कम्युनिटीज़ या हिंदू रिलीजन के अंदर जो अपर कास्ट हिंदू होते हैं, वो जो लोअर कास्ट हिंदूज़ हैं उनको डोमिनेट करते हैं। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि जब हमारे देश का संविधान बना तो उस समय जो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। आर्टिकल 17 में, संविधान के अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश बनाया गया है, यानी कि किसी भी अपर कास्ट पीपल को लोअर कास्ट पीपल्स के साथ कोई भी भेदभाव या छुआछूत का व्यवहार करने का जो है अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि देश में रहने वाले सभी जो नागरिक हैं, चाहे वो अपर कास्ट हैं, चाहे वो लोअर कास्ट हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हैं, सभी को समान रूप से मौलिक अधिकार प्राप्त है। अगर कोई वायलेशन अगर होता है तो वो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। तो क्योंकि वो भी क्या है, देश का नागरिक है, चाहे वो लोअर है चाहे वो अपर है। तो सरकार जो है संविधान के अंदर इस बात का इसका प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है छुआछूत करता है या छुआछूत का भेदभाव भी करता है तो वो कानूनन अपराध है। The intervention of the state can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious community to set up their own schools and colleges. It also gives them financial aid on a non-preferential basis. अब दूसरा जैसे हम कहते हैं कि जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, वो कई तरीके से क्या करता है, वो इंटरवेंशन भी करता है, सपोर्ट भी करता है। तो भारतीय संविधान जो है सभी धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज एस्टेब्लिश करने की परमिशन देता है, ठीक है, और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है, यानी वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इन व्हाट वे इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज? क्या भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है ना, वो किसी अन्य, अगर हम कहें किसी अन्य देशों की बात करते हैं या लोकतांत्रिक देशों की बात करते हैं तो उनके साथ किस प्रकार से वो अलग है? तो सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preference to one religion. In the USA, the separation between a state and religion means that neither a state nor religion can interfere in the affairs of one another. Here we are comparing the Indian secularism with the other democratic countries and take one example of the USA, and where the first amendment of the US Constitution prohibit the legislature. यानी यहाँ पर US के अंदर अगर आप देखेंगे का जो संविधान है वो क्या करता है, लेजिस्लेचर को इस प्रकार के कानून बनाने से रोकता है, और वो एस्टेब्लिशमेंट यानी कि रिलीजन का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है उसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन को रेस्पेक्ट करता है और प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, और रिलीजन की फ्री एक्सरसाइज को वो रोकता है एक तरीके से। इसका अर्थ क्या है, एस्टेब्लिशमेंट जो वर्ड है उसका अर्थ क्या है कि लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेचर को हमारे अगर आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में देखेंगे तो पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं, व्यवस्थापिका कहते हैं। जैसे हमारे देश में सेंट्रल में पार्लियामेंट होता है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर होता है वो किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन घोषित नहीं कर सकता है, और ना ही वो कोई प्रीफरेंस किसी एक विशेष धर्म को प्रीफर कर सकता है। और USA के अंदर देखें
तो जो सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन के बीच में, उसका अर्थ क्या है? ना तो स्टेट और ना ही रिलीजन कोई भी अगर इंटरफेयर नहीं कर सकता, है ना, किसी एक दूसरे के अफेयर्स में या मामलों में वो कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in India's secularism, the state can intervene in religious affairs. एक जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है ना, वो किस तरीके से अलग है, और वो अगर हम देखें तो सेकुलरिज्म को समझने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में और भारत के बीच में हम जब कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि जो स्ट्रिक्ट जो सेपरेशन होता है रिलीजन और स्टेट के बीच में, वो कहाँ पर है? अमेरिकन में है ना। और अमेरिकन जो सेकुलरिज्म है वो भारतीय सेकुलरिज्म से, है ना, कैसे डिफरेंट है? क्योंकि भारतीय सेकुलरिज्म में स्टेट क्या कर सकता है? इंटरफियर कर सकता है ना, रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफियर कर सकता है, जबकि अमेरिका के अंदर रिलीजियस अफेयर्स में जो है अफेयर जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकता है। यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। जैसा आप पढ़ चुके हैं कि कैसे भारतीय जो संविधान है वो हिंदू जो धर्म की परंपराएं हैं, ठीक है, उसमें इंटरवीन करता है, जैसे कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। और भारतीय सेकुलरिज्म में दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, है ना, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जो स्टेट है वो स्ट्रिक्टली क्या होता है? रिलीजन से सेपरेट रहता है, अलग रहता है। इट डज नॉट मेंटेन अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस विज रिलीजन, है ना। या अगर हम ये कहें तो जो भारतीय जो सेकुलरिज्म है उसके जो सिद्धांत हैं वो धर्म से क्या है? वो मेंटेन रहते हैं ना, उसको मेंटेन किया जाता है एक तरीके से। मेंटेन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये मेंटेन करते हैं सिद्धांतों को और उसकी डिस्टेंस को भी मेंटेन रखते हैं ना। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. जैसे हमने रिलीजन की बात कर रहे थे तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो रिलीजन है और जो स्टेट होता है, स्टेट आइडियल्स के बेसिस पर या संवैधानिक अगर हम कहें विचारधारा के आधार पर धार्मिक मामलों में क्या करता है? वो इंटरफेयर कर सकता है ना, और उससे वो क्या है? इंटरफेरेंस कर सकते हैं। और उसके जो आइडियल्स हैं और उनका जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है उससे उनको जज किया जा सकता है। और स्टेट हो या अगर हम कहें तो एक सेकुलर प्रिंसिपल के आधार पर, एक धर्मनिरपेक्षता की सिद्धांतों के आधार पर अनुसार ही वो बिहेव करता है या नहीं करता है। दोनों ही चीज़ें हो सकती है ना। जैसे मैंने कहा कि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के आधार पर तो स्टेट को राइट नहीं है कि वो किसी के धार्मिक मामलों में दखल दे, लेकिन अगर जब हम किसी एक धर्म के बीच, धर्म के अंदर जो जातियाँ होती हैं, है ना, जैसे अपर या लोअर का होता है, तो स्टेट को क्या है? वहाँ इंटरवीन करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे हमने अनटचेबिलिटी के बारे में चर्चा की। तो ऐसे कुछ सेकुलरिज्म के जो हैं प्रिंसिपल्स हैं। द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। तो जो भारतीय राज्य है वो क्या है? सेकुलर है और वो विभिन्न तरीकों से धार्मिक डोमिनेशन को क्या करता है? रोकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स। भारतीय संविधान जो है फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है और ये जो सभी राइट हैं वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर क्या हैं? आधारित हैं। However, this is not to say that there is a no violation of these rights in Indian society. इसलिए ये कह नहीं सकते कि ये उल्लंघन है, यानी कि भारतीय समाज के अंदर इन राइट्स का अगर उल्लंघन होता है ना, तो ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस प्रकार से लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके।
Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, है ना, इस प्रकार की कंडीशंस को रोकने के लिए ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि इसका वायलेशन ना हो, उसका उल्लंघन ना हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को जो है बनाया गया है, उसकी आवश्यकता भी होती है. The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violations and enables us to take action when these violations take place. तो ये जो नॉलेज होता है, जब हमें इन अधिकारों के बारे में ज्ञान होता है, और तो जब ज्ञान हो जाता है तो वो क्या होता है, वो सेंसिटिव बनाते हैं और वो हमें उसका वायलेशन करने से रोकते हैं. ठीक है. और अगर कोई व्यक्ति उसका वायलेशन करता है या उसको उनका उल्लंघन करता है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है जिससे कि वो अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके. तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो हमें एक पावर्स भी देते हैं, शक्ति भी प्रदान करते हैं स्टेट के खिलाफ. तो उस शक्ति से जो है हम उसका निरूपण भी कर सकते हैं, एक तरीके से उसका उपयोग भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आपका रीडिंग सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. अब हम एक्सरसाइज आगे पढ़ेंगे. ठीक है ना.